Hello students. So today we will continue with chapter 2 of civics. है ना, बहुत ही छोटा सा पार्ट रह गया है. सो बिफोर वी कम टू द टॉपिक, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरिकेचर है जो कि एक ज़माने के सबसे फेमस कार्टून आर्टिस्ट जो थे आर के लक्ष्मण जी, उनका बनाया हुआ है. ठीक है. नाउ सी दिस कैरिकेचर केयरफुली, और इसमें आप बताइए कि जो फोटोज़ जो वॉल पे लगे हुए हैं उनमें से कितने लीडर्स को आप पहचान पा रहे हैं. ठीक है. दिस कार्टून वाज मेड व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स 50 years ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके. तो यहाँ पे आप देखेंगे टीवी से बहुत किसी लीडर की स्पीच आ रही है और उसमें यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड, फॉरेन कोलैबोरेशन, एक्सपोर्ट इंक्रीज, है ना. वी हैव पैसेंजर कार्स, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, एक्सेट्रा. Thus there has been spectacular progress, and now we are determined to remove poverty, provide drinking water, shelter, food, school, hospital. तो ये सारे जो हैं एक किसी लीडर के स्पीच हैं जब वो 50 साल जब भारत ने आज़ादी को प्राप्त किए थे तब का स्पीच है. ठीक है. तो आर के लक्ष्मण जी ने ये ड्राइंग कार्टून बनाई थी. तो दिस इज़ अ सैरकास्टिक कार्टून. ओके. सैरकाज़म है इसमें. आप देखेंगे जो कॉमन मैन है ही इज़ एक्चुअली स्लीपिंग, है ना. और ये यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे लीडर्स आए और गए और सारे लोगों ने इसी प्रकार के स्पीच दिए थे अपने अपने समय में, है ना. और लेकिन उसके बाद भी आज भी अगर हम बोलें तो 75-70 ईयर्स के बाद भी ये स्पीच जो है अभी भी वैलिड हैं. और हम लोग अभी भी हमारा जो एम है टू रिमूव प्रॉपर्टी, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, फूड, हॉस्पिटल्स, ये सारे अभी भी हम लोग अटेन नहीं कर पाए हैं और स्टिल देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. सो दिस इज़ इन द वे विल डेमोन्स्ट्रेट कि डेमोक्रेसी जो है वो रिजल्ट देने में उसमें डिले होती है ना. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. कि डेमोक्रेसी के जो डेमोक्रेसी जो होती है उसके और ब्रॉडर आयाम क्या हैं, है ना. उसको लार्जर स्केल में हम क्या समझते हैं. तो इस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी का जो एक्चुअल मतलब है, मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश की. लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में था, डिस्क्राइब कर रहा था, है ना. हम लोग का जो डेमोक्रेसी की समझ है ना, वो बेसिकली इतने में ही सीमित है कि एक प्रकार का ये सरकारी व्यवस्था है. ठीक है. तो इस प्रकार, है ना, एक सरकारी व्यवस्था ही हमने समझा था. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द लीडर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. सो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना. एक सरकारी व्यवस्था है जो एक पर्टिकुलर तरीके से फंक्शन करता है. तो हमारा डेफिनेशन जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का डेफिनेशन हमने अभी तक सीखा है. ठीक है. तो इस प्रकार का जो डेफिनेशन होता है डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई करने का, ये एक बहुत ही मिनिमल फीचर बताता है आपको, है ना. एकदम मिनिमम स्टैंडर्ड. क्या सिर्फ एक इलेक्टेड लीडर होने से ही हम एक परफेक्ट डेमोक्रेसी बन जाते हैं. तो इससे पहले की जो सेगमेंट है हमने उसमें डिस्कवर किया था कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने से ही नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये समझने के लिए कि क्या सही में कोई भी देश एक्चुअली में सच्चे मायनों में डेमोक्रेसी है या नहीं है. क्या स्पिरिट और एसेंस में वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का पालन वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अनिवार्य है समझना में. आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि पिछले चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. तो उन देशों में, जिन देशों को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना, क्या वहाँ पे सारे जो लोग हैं वो रूल करते हैं? नहीं करते हैं. जनरली जो एक मेजॉरिटी होती है ना, एक आबादी की बड़ी संख्या जो होती है वो
जो है वो निर्णय लेती है पूरे सारे लोगों के लिए, है ना। और इन मेजॉरिटी में भी ये लोग डायरेक्टली नहीं रूल करते हैं, है कि नहीं। एक मेजॉरिटी जो होती है वो जनरली वोट करती है और एक बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है और उसके थ्रू जो है वो मेजॉरिटी जो है रूल करती है ना। फॉर एग्जांपल इंडिया हुआ, है ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल वोटर जो हैं वो वोट करते हैं। तो एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर वोटिंग and they are electing a limited number of people, say about 500-550 number of elected representative are elected by this vast majority of people, है ना। और ये 500-600 लोग जो हैं they form the government and they rule on behalf of the majority of people, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करती है। और ऐसा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी आज के समय में जनरली डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही बड़े देश होते हैं, है ना। वहाँ पे इतनी आबादी होती है कि फिज़िकली ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि भारत ही का अगर उदाहरण लूँ, क्या 110 करोड़ लोग जो हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर बैठ सकते हैं और सारे निर्णय ले सकते हैं? ये एकदम असंभव बात है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए ही कलेक्टिव डिसीजन इस प्रकार से नहीं लिया जा सकता है। इसके बदले हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्ट करते हैं ना, जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वो हमारे लिए हमारे तरफ से निर्णय लेता है हमारे कि किस प्रकार से गवर्नमेंट चलेगी। और मान लो अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग कहीं पे इकट्ठा बैठ के निर्णय ले भी पाते, अगर मान लो पूरे 110 करोड़ लोग कहीं पे बैठ के निर्णय ले भी पाते, तो उसमें महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो लेने के लिए अधिकतर लोग जो है उनके पास ना उतनी समझ होती है, ना वो उतने स्किल्ड होते हैं, है कि नहीं। तो इस कारण ही से जो हम कहते हैं कि अ डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल रूल, है ना। तो ये जो है डायरेक्टली पीपल रूल नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली रूल करते हैं थ्रू इलेक्टिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मिनिमल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर डेमोक्रेसी में। तो अगर जब आप ये बात समझ जाते हैं तब आप समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये जो तर्क है, इसके जरिए आप ये नहीं समझ पाएंगे कि एक डेमोक्रेसी और एक अच्छे डेमोक्रेसी में क्या अंतर है ना। दोनों में काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। ना ही हम ये समझ पाते हैं कि एक डेमोक्रेसी जो है वो कैसे ऑपरेट करती है, कैसे फंक्शन करती है। तो इस कारण से ही हमें जो डेमोक्रेसी है उसका ब्रॉडर मीनिंग समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके बुक में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जो आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. The opinion matters as much as my opinion matters as much as my father's. ठीक है, तो यहाँ पे एक फैमिली के अंदर कोई व्यक्ति है जो कह रहा है कि हम लोग जो है, हमारा जो परिवार है वो एक लोकतांत्रिक परिवार है, नॉट और लोकतांत्रिक जो है यहाँ पे मेरा मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री से नहीं है। लोकतांत्रिक जो वर्ड है वो बेसिकली हम जानते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी का जो मूल एसेंस है वो क्या है कि देयर विल बी डिस्कशन, है ना। डिस्कशन होता है लोगों के अंदर में। तो कहने का अर्थ यहाँ पे ये है, जब हम कहते हैं वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली, इसका मतलब है कि हम लोग जो हैं वो आपस में कंसल्टेशन, जो भी निर्णय लेने होते हैं हमारे परिवार के, हम लोग साथ में मिल के कंसल्टेशन करके निर्णय लेते हैं। जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तब हम लोग सब साथ में बैठते हैं और एक कंसेंसस पे अराइव होते हैं ना, जहाँ पे कंसेंसस का मतलब है वो निर्णय जिस पे सब लोग एग्री करें, है ना। तो एक कंसेंसस पे पहुँचते हैं और यहाँ पे मेरा भी जो ओपिनियन है उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना मेरे पिताजी का ओपिनियन महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ अ डेमोक्रेटिक फैमिली। जनरली हम लोग के फैमिली डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं ना। जनरली
फादर जो भी बोलते हैं वो ही सब लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, बट जनरली जब आप लोग बड़े हो जाएंगे देन ऑल्सो योर फैमिली माइट बिकम डेमोक्रेटिक। ठीक है, जब आप दुनिया देख लेंगे, सीख लेंगे, देन ऑब्वियसली योर वर्ड्स विल ऑल्सो बी लिसन्ड बाय योर फादर। ठीक है, सेकेंड जो स्टेटमेंट है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। I would like to have teachers with democratic temperament. ठीक है, democratic temperament is a very nice word that you all should remember. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट बोल रहा है कि मैं वैसे टीचर्स को पसंद नहीं करता जो स्टूडेंट्स को बात करना अलाउ नहीं करते हैं, उनको सवाल पूछना अलाउ नहीं करते हैं क्लास में। मैं उस प्रकार के टीचर पसंद करूँगा जिनमें डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो। तो वही बात है, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट का मतलब है वैसे लोग या वैसे टीचर जो क्लास में डिबेट और डिस्कशन और क्वेश्चन पूछना अलाउ करते हो, है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि देयर शुड बी डिस्कशन एंड डिबेट एंड पीपल शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चन, है ना। हम लोग पार्लियामेंट, अगर आपने कभी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखी होगी तो आपको समझ में आएगा कि पार्लियामेंट में एनीबडी, एनी मिनिस्टर, एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन क्वेश्चन द एनी number of ministers and even the prime ministers can be asked to answer a particular question। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है कि कोई भी मंत्री भी हो या फिर कोई प्रधानमंत्री भी हो तो भी जो विपक्ष है या मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑल्सो कैन आस्क देम एनी क्वेश्चन दैट दे वांट। ठीक है, थर्ड जो है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। सो जनरली ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग अभी भी देखते हैं अपने देश में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे एक पार्टी सुप्रीमो होता है ना, जिसका बात जो है वो सबको मानना ही पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी लुक एट कांग्रेस पार्टी, देन देयर इज सोनिया गांधी जिनका बात सबको मानना है। यू कैन इफ़ यू वांट टू स्टे इन कांग्रेस पार्टी, अगर आपको कांग्रेस में रहना है देन यू वुड हैव टू एग्री विथ हर, अदरवाइज यू कैन गो। सिमिलरली दैट इज़ ऑल्सो द केस विद बीजेपी, है ना। बीजेपी में भी आज कल बहुत ही सुप्रीम लीडर है नरेंद्र मोदी जी, राइट। तो एवरीबडी हैज़ टू एग्री विथ हिम, अदरवाइज दे कैन लीव। डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में अब नहीं रह गई है। जब हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि जो लीडर है वो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं वो सारे पार्टी कलीग्स जो उनके मेंबर्स हैं उनसे डिस्कशन और डिबेट करने के बाद लें। ठीक है, तो जनरली ये चीज़ें आजकल कम हो गई हैं, बट स्टिल आई वुड से कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनके भी लीडर के चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं विद इन देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, और जो भी उसमें जीतता है तो वो उसको कोई ना कोई अथॉरिटी पोजीशन मिलती है कि वो एज ए लीडर फंक्शन कर सके पार्टी के अंदर भी। तो ऐसे हमारे देश में जो भी ऐसा ये जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए वैलिड है, उनके बीच में भी इंटरनल इलेक्शंस होते हैं जिसके ज़रिए वो पार्टी में पोजीशन होल्डर्स को वो चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो भले ही टॉप लेवल में ना हो लेकिन बॉटम लेवल में देयर इज डेमोक्रेसी इन इवन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट वी हैव इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं जो मैंने आपको बोले कि यहाँ पे मार्क करने के लिए, है ना, अबाउट डेमोक्रेसी, ये आपका बेसिक सेंस होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में सहायता करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में। मतलब डिस्कशन और डिबेट जो है वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो कौन सी चीज़ों को, किस प्रकार के निर्णय को हम लोग डेमोक्रेटिक डिसीजन कह सकते हैं, और डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। ठीक है, तो एक लोकतांत्रिक निर्णय उस निर्णय को कहा जाएगा जहाँ पे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ कंसल्टेशन, उनके साथ बात संवाद किया जाता है और उनका कंसेंट लिया जाता है ना, उनसे एग्रीमेंट, जब वो एग्री करते हैं तब जाके वो निर्णय, फाइनल निर्णय
को लिया जाता है. सो दिस इज अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन टेकिंग द डिसीजन एज दोज हु आर पावरफुल. ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि जब भी किसी को निर्णय लेना होता है तो जो सबसे अधिक पावरफुल होगा उसका बात ही माना जाएगा. बट डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इस प्रकार से फंक्शन नहीं करता है ना. डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पे जो वीकेस्ट मेंबर भी है उसका बात का वही वैल्यू होना चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर का होता है. ठीक है, दैट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो यही जो है इसी को आत्मा कहा जाएगा डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का, जहाँ पे कोई भी पावरफुल और कोई वीक नहीं है, एवरीवन इज इक्वल. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपके गवर्नमेंट में भी फंक्शन कर सकती है, आपके फैमिली में भी फंक्शन कर सकती है, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज, कॉर्पोरेट हाउसेस में, हर जगह जो है ये प्रिंसिपल जो है वो वैलिड होता है. ठीक है, इनफैक्ट कॉर्पोरेट हाउसेस में ये डिसीजन जो है वो इस प्रकार के डिसीजन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से लिए जाते हैं, बिकॉज कॉर्पोरेट हाउसेस बेसिकली जो भी अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो बिलीव करते हैं इन सिस्टम में कि 10 लोग जब आइडिया लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग होगा, ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा उससे, है कि नहीं. ऑब्वियसली sometimes we use the word democracy not to describe any existing democracy but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become, है ना. तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम ये जो शब्द है डेमोक्रेसी का इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जो एक स्टैंडर्ड है, एक आइडियल है, हम हर व्यक्ति का एक आइडियल होता है कि उसका देश जो है वो किस प्रकार का देश बने, है ना. जैसे कि हम चाहते हैं कि सच्चे अर्थों में हमारे देश में लोकतंत्र या डेमोक्रेसी तभी होगा जब सारे लोग जो हैं उनका भूख की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, सब लोग अच्छे नौकरी कर रहे होंगे और उनका इनकम बहुत अच्छा होगा, सब लोग एजुकेटेड होंगे, है ना. जो बड़े बड़े बीमारियां हैं उनको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए होंगे, है ना. जैसे मलेरिया, डेंगू जो हो गए, है ना, इस टाइप की बीमारी को थर्ड वर्ल्ड डिजीज़ेस कहा जाता है ना. मोस्टली बिकॉज जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मलेरिया, डेंगू को इरेडिकेट कर दिया है. इट इज़ ओनली अस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे अभी भी मलेरिया और डेंगू से लोगों की मौत हो रही है ना. तो ये एक टाइप के लॉफ्टी गोल्स होते हैं जो हर देश जो है वो अचीव करना चाहता है ना. लेकिन कोई भी देश जो है वो परफेक्टली हम उसको नहीं कह सकते हैं कि ये सारे गोल उसने अटेन कर चुके हैं. ठीक है, तो ये जो आइडियल्स हैं जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि गरीबी, डेमोक्रेसी वही देश कहला सकता है जहाँ पे कोई भी आदमी गरीब नहीं हो, हर तरफ खुशहाली हो, है ना. हर नागरिक जो है वहाँ पे उसका रोल इक्वल हो डिसीजन मेकिंग में, हर व्यक्ति के पास इक्वल राइट हो, हर सिटीज़न जो है उसके पास एक समान इन्फॉर्मेशन हो, बेसिक एजुकेशन हो, एक समान के रिसोर्सेस मिलते हो, है ना. ये सारे जो लॉफ्टी गोल्स होते हैं ये जनरली कोई भी डेमोक्रेटिक देश जो है वो अभी तक पा नहीं पाया है. बट ये हमारे अल्टीमेट गोल्स होते हैं जो एज अ डेमोक्रेसी हम लोग अटेन करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन जो है वो डेमोक्रेसी का माना जाता है कि असली डेमोक्रेसी वो है जहाँ हर तरफ खुशहाली होगी, जो नागरिक होंगे वो एजुकेटेड होंगे, उनके पास अच्छे इनकम के सोर्सेस होंगे, है ना. तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डेफिनेशन. ठीक है, तो लेकिन और ये जो आइडियल कंडीशंस हैं डेमोक्रेसी के, यही हमको बताते भी हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इतनी वैल्यूएबल क्यों है ना. क्योंकि खाली एक डेमोक्रेसी में ही जो कॉमन सिटीजन है हमारे आप जैसे, उनका ऐसा एम हो सकता है ना. वो भी इस प्रकार के एम रखने का सपना देख सकते हैं. जनरली दूसरे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में ये सब पॉसिबल नहीं है. आप अभी चाइना का एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी का क्या वास्ट डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो कैसे चाइना ने टैकल किया इस कोविड-19 के प्रॉब्लम को, राइट. उन्होंने पूरे दुनिया से भी छुपाया कि कितने लोगों का एक्चुअल में डेथ हुआ है ना. वहाँ पे हज़ारों फैमिली मेम्बर्स थे जिनको
अपने फैमिली मेम्बर्स को वो बेचारे डिस्पोज भी नहीं कर पाए, उनके सैक्रेड एशेस भी नहीं मिले उन्हें, है ना, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहती थी अपने वीकनेस को। ठीक है, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे, सॉरी चाइना में तो देयर इज़ ओनली वन पार्टी, तो कोई भी व्यक्ति जो अपोज कर रहा था इस चाइना के हाई हैंडेड अप्रोच को, उसको वो लोग जेल में डाल देते थे, है ना। वहाँ पे जो डॉक्टर थे जिन्होंने डिस्कवर किया उसको भी उन्होंने जेल में डाल दिया। नो बडी वॉज अलाउड टू क्रिटिसाइज the way Chinese government was treating this COVID-19 problem in Wuhan, है ना। Lots of people were put in jails and no dissent was tolerated। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोग देखें कि इंडिया में क्या हुआ, तो इंडिया में every political party has the right to question the government on the steps that it has taken, है ना। हर राजनीतिक दल जो था वो गवर्नमेंट को आसानी से सवाल पूछ सकता था कि आपने क्या क्या स्टेप लिए हैं, और क्रिटिसाइज़ कर सकते थे कि ये स्टेप जो है आपके बहुत ही ख़राब हैं और बहुत ही नुकसान होता है इससे, है कि नहीं। तो इस कारण से ही हमारे देश में ज़्यादा हम लोग बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाए थे, और वो डेमोक्रेटिक था। भले ही चाइना जो है वो हमसे आगे चला गया हो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बट वो निर्णय जो थे वो लोगों के नहीं थे। लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ खो दिया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, और ऐसा जो है वो डेमोक्रेसी में कभी भी हो नहीं सकती। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस किताब में, क्लास 9 के सिविक्स में हम लोग इतना ज़्यादा इस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी पे डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। ये टेक्स्ट के स्कोप के बाहर चला जाता है, आप लोग के सिलेबस के बाहर चली जाती है ये सारी बातें। ठीक है, मेन फोकस जो है यहाँ पे जो हमारे देश के सरकार है उसके जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, उसके क्या फीचर्स हैं वो समझने तक ही हमारा ये जो बुक है वो लिमिटेड है। अगले साल जो है आप लोग क्लास 10 में और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ क्या होते हैं। इस स्टेज में आप लोग को बस इतना समझना है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत सारे स्पेस में अप्लाई करती है ना। हमारे जीवन के बहुत सारे अलग अलग आयामों में डेमोक्रेसी का वैल्यू है, और बहुत सारे फॉर्म जो है डेमोक्रेसी लेती है। ठीक है, बहुत ही डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके होते हैं निर्णय लेने के, और जब तक कि जो मुख्य प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का कि कंसल्टेंसी होगा और इक्वल बेसिस में होगा, तब तक वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का हिस्सा माना जाएगा। और जो सबसे कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो आज के समय में वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो उनके बदले जाके डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, और इफ़ द कम्युनिटी इज स्मॉल देयर कैन बी अदर वे ऑफ टेकिंग डिसीजन, डेमोक्रेटिक डिसीजन, है ना। जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ही जो है वो हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी हैव सच ए लार्ज पॉपुलेशन की कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ऐसे ग्राम सभा हो या विलेजेस हो जहाँ पे बहुत ही कम आबादी हो, तो वो लोग साथ में बैठ के निर्णय ले सकते हो, लेकिन वो भी संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए कोई भी देश जो है वो परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं बन सकता। तो इस चैप्टर में हमने जो भी फीचर डिस्कस किए हैं डेमोक्रेसी के, वो सबसे मिनिमम कंडीशन ही माने जाएंगे, है ना। ये सारे कंडीशन को पूरा करने से कोई भी देश आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बन जाएगा। ठीक है, जो भी डेमोक्रेसीज हैं उनको अपने आइडियल्स को खुद ही रियलाइज़ करना है, और लोकतांत्रिक निर्णय के जरिए ये चीज़ रियलाइज़ करना है उन्हें। ठीक है, इस प्रकार जो है वो
ये सारी चीज़ें जो है वो एक बार में कोई भी देश अचीव नहीं कर सकता, इसके लिए कांस्टेंट एफर्ट चाहिए, है ना। हर जनरेशन जो है उसको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए और उसको मजबूत करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये जाके संभव हो पाएगा। हर नागरिक जब जो निर्णय लेता है अपने लाभ और हानि से उठ के जब देश के लिए लाभ और हानि का सोचेगा और उस प्रकार से वोटिंग करेगा, तभी जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो यही सारी चीज़ें जो हैं हमारे किसी भी डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ भी होती हैं और उसी की वीकनेस भी होती हैं। जो किसी भी देश का जो भाग्य है वो खाली उसके रूलर्स के ऊपर ही निर्णायक नहीं होता है, बल्कि उन लोगों के ऊपर उसका मतलब डिपेंडेंट होता है, जो बेसिकली नागरिकों के ऊपर किसी भी देश का भविष्य जो है वो डिपेंडेंट होता है, उस खाली उसके रूलर्स के ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमको एक डेमोक्रेसी से और दूसरे प्रकार की सरकारों में डिस्टिंक्शन या डिफरेंस पता करने में सहयोग करती हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो सरकारें होती हैं, फॉर एग्जांपल मोनार्की हुई, डिक्टेटरशिप हुआ या वन पार्टी रूल हुआ, वहाँ पे सिटीजन्स जो है उनको राजनीति में आने की आवश्यकता नहीं होती है। इनफैक्ट अधिकतर जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं वो चाहते भी नहीं हैं कि उनके नागरिक जो हैं वो पॉलिटिक्स में आए, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो तभी सक्सेसफुल हो सकती है, तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है जब सिटीज़न जो हैं, जो कॉमन आम नागरिक जो हैं वो राजनीति में और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, तभी जाके डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एक्सरसाइज 1 जो है आप लोग सारे लोग अटेम्प्ट करेंगे और मुझे पिक्चर्स भेजेंगे, हम देखते हैं व्हाट यू हैव अंडरस्टूड ऑफ दिस चैप्टर।